इमेजिन एक सिनेरियो। एक आम इंसान अपने काउच पर पजामाज में बैठा है, एक हाथ में फोन है और वो लगातार ट्विटर या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है। हाँ, बहुत ही कॉमन सीन है आजकल ये। राइट। और दो हेडलाइंस एआई के बारे में पढ़ ली, ग्लोबल इकोनॉमी पर एक वायरल रील देख ली। हाँ। और अचानक से एक फीलिंग आती है कि हम लोग तो हिस्ट्री के सबसे स्मार्ट ह्यूमंस हैं। बिल्कुल, एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी आ जाती है। एग्जैक्टली। ऐसा लगता है कि प्लेटो, एरिस्टोटल या पिछले जमाने के फिलोसोफर्स को तो कुछ पता ही नहीं था। आजकल ना लगभग हर किसी के अंदर ये एक सटल सा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है। और पता है, इस कॉम्प्लेक्स का बेस सिर्फ एक इल्यूजन है, जिसे हम इल्यूजन ऑफ एक्सेस कह सकते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम इसी फिनोमिनन को एनालाइज कर रहे हैं, जिसे बेसिकली मॉडर्न वैनिटी या आधुनिक घमंड कहा जा सकता है ना? करेक्ट। सही कहा। देखो, हमारे पास आज इन्फॉर्मेशन का एक फ्लड है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एंडलेस इन्फॉर्मेशन सच में हमारी डीप और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को रिप्लेस कर सकती है? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी अपडेट होने को हमने ना इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस मान लिया है। राइट। लोग डिवाइस और दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं। I mean, ये ऐसी अजम्पशन बन गई है कि अगर मेरे पास 5G इंटरनेट है तो मेरे थॉट्स ऑटोमेटिकली पिछली सदी के लोगों से बेटर होंगे, जो कि ऑब्वियसली सच नहीं है। हाँ। और जब हम इस इशू के रूट्स में जाते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। हम लोग पुराने थिंकर्स या क्लासिक लिटरेचर को आजकल ऐसे डिसमिस कर देते हैं जैसे कोई पुराना कपड़ा हो। ये कपड़े वाला कंपैरिजन एक्चुअली बहुत एप्ट है ना? उनकी लैंग्वेज थोड़ी आर्केक है या उनका स्टाइल आज के फास्ट पेस कल्चर से मैच नहीं करता, तो हम इजीली मान लेते हैं कि उनके आइडियाज इर्रेलेवेंट है। अगर ध्यान से देखा जाए तो आइडियाज को आजकल बिल्कुल फास्ट फैशन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। फास्ट फैशन? जैसे कपड़ों के ब्रांड्स हर 2 हफ्ते में नए ट्रेंड्स निकालते हैं और पुराने डिस्कार्ड कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही फास्ट फैशन का कोर प्रिंसिपल क्या होता है? क्लोथ्स आर चीप, डिस्पोजेबल, और उनकी वैल्यू सिर्फ इसमें है कि वो इस वक्त ट्रेंड में है। राइट। एक ट्रेंड आया, लोगों ने खरीदा, और जैसे ही नया ट्रेंड आया पुराने को डस्टबिन में डाल दिया। एग्जैक्टली। और आइडियाज की दुनिया में भी आज प्रैक्टिकली यही हो रहा है। कोई नया इंटेलेक्चुअल ट्रेंड या सोशल मूवमेंट स्टार्ट होता है, लोग इमीडिएटली उस आइडियोलॉजी को पहन लेते हैं। लेकिन एक मिनट, इसमें गलत क्या है? I mean, अगर सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है तो पुराने आउटडेटेड आइडियाज को ड्रॉप करना और नई आइडियोलॉजीज को एम्ब्रेस करना तो मेंटल ग्रोथ का साइन होना चाहिए ना? ग्रोथ तब होती है जब पुराने आइडियाज को डीपली समझकर, उनकी फ्लॉज देखकर, उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग के बाद रिजेक्ट किया जाए। लेकिन यहाँ रीजन इंटेलेक्ट नहीं है। तो फिर रीजन क्या है? यहाँ आइडियाज को इसलिए रिजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि वो फैशनेबल नहीं रहे। इस बिहेवियर के पीछे एक बहुत डीप इंटेलेक्चुअल इनसिक्योरिटी काम कर रही होती है। ओह वाओ, इनसिक्योरिटी किस तरह की? लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी जो पिछले साल का ट्रेंड थी, तो मॉडर्न सोसाइटी उन्हें बैकवर्ड या आउट ऑफ टच मान लेगी। अच्छा, तो मतलब सच की तलाश का प्रोसेस पीछे छूट जाता है और प्राइम फोकस सिर्फ सोशली एक्सेप्टेबल दिखने पर होता है। हाँ, बस रीसेंट ट्रेंड में बने रहने की सेफ्टी चाहिए सबको। आई सी। तो ये नेचुरल एवोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ कन्फॉर्मिटी है। अंदर ही अंदर ये सोशल एंजाइटी है कि कहीं कोई हमें पिछले सीजन के आइडियाज पहने हुए ना देख लें। बिल्कुल। और इस इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए लोग एक और मैकेनिज्म का यूज करते हैं, बज़वर्ड्स। ओह यस, बज़वर्ड्स, हेवी फैंसी साउंडिंग इंग्लिश वर्ड्स जिनका एक्चुअल मीनिंग किसी को डिटेल में नहीं पता होता, पर उनको यूज करके एक फेक डेप्थ क्रिएट की जाती है। ये दिखावा एक डिफेंस मैकेनिज्म बन चुका है आज की डेट में। एक एनालॉजी मेरे दिमाग में आ रही है इस पॉइंट पर। सोचो कि पुराने जमाने के जो डीप थिंकर्स थे, उन्होंने किसी एक ह्यूमन कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। राइट। उनका फोकस लॉन्ग टर्म था। हाँ, और उनका एक एक शब्द किसी भारी गोल्ड कॉइन की तरह होता था, सॉलिड, वैल्यूएबल और बहुत इंटेलेक्चुअल मेहनत से मिंट किया हुआ। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? लोग बिना सोचे ना यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हम उन्हीं हैवी गोल्ड कॉइन्स वाले कॉन्सेप्ट्स को उठाते हैं और बिना उनका वेट समझे उन्हें पेपर नोट्स की तरह हर जगह उड़ाना शुरू कर देते हैं। कॉर्पोरेट मीटिंग्स में, कैजुअल डिबेट्स में। और इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, जब मार्केट में पेपर नोट्स बिना सोचे समझे इनफिनाइट अमाउंट में प्रिंट होते हैं तो क्या होता है? हाइपर इन्फ्लेशन। राइट। उस करेंसी की वैल्यू पूरी तरह गिर जाती है। वर्ड्स और आइडियाज के साथ भी सेम इन्फ्लेशन वाला मैकेनिज्म अप्लाई हो रहा है आज। जब लोग डीप फिलोसॉफिकल वर्ड्स को रैंडमली स्टेटस सिंबल की तरह सोशल मीडिया पर यूज करने लगते हैं,
तो उन शब्दों की ग्रेविटी खत्म हो जाती है। लैंग्वेज पूरी तरह इन्फ्लेट हो जाती है ना। बिल्कुल। हम एक ऐसी सोसाइटी बन जाते हैं जहां बातें बहुत प्रोफाउंड और कॉम्प्लेक्स साउंड करती हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके पीछे कोई रियल इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस नहीं होता, समझकर कैंसिल या साइडलाइन कर देती है। ये सिचुएशन आज बहुत प्रेवलेंट लगती है, पर एक्चुअली ये कोई नई बीमारी नहीं है। वेट, सच में? मुझे तो लगा ये सब सोशल मीडिया एज की प्रॉब्लम है। नहीं, जब हम थोड़ा हिस्ट्री में देखते हैं तो पता चलता है कि लगभग 1 सदी पहले फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल ने इस एग्जैक्ट क्राइसिस को ऑब्जर्व कर लिया था। ओह, बर्ट्रैंड रसल? उन्होंने क्या कहा था इस बारे में? उन्होंने इस सिचुएशन को एक मेंटल एपिडेमिक यानी एक मानसिक महामारी कहा था। मानसिक महामारी? ये टर्म तो बहुत स्ट्रांग है। रसल का एनालिसिस सच में प्रोफेटिक था। उन्होंने उस टाइम पॉइंट आउट किया था कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डिस्ट्रॉय करने वाले एनवायरनमेंट में कुछ फंडामेंटल शिफ्ट्स आ रहे हैं। और उनमें से सबसे पहला शिफ्ट क्या था? सबसे पहले शिफ्ट था आइडियाज का बहुत रैपिडली एक्सपायर होना। मॉडर्निटी और टेक की स्पीड इतनी तेज हो गई है कि किसी भी आइडियोलॉजी या थॉट की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी रह गई है। इस बात की साइकोलॉजी को थोड़ा और अनपैक करते हैं। इस इनक्रेडिबल स्पीड का एक आम क्रिएटर या थिंकर के दिमाग पर एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इमेजिन करो, एक आम इंसान कोई मास्टरपीस लिखना चाहता है या कोई लॉन्ग टर्म रिसर्च बुक पब्लिश करना चाहता है जिसमें 10 से 15 साल लगेंगे। ओके, दैट्स अ लॉन्ग टाइम। आज के टाइम में उसके अंदर कॉन्स्टेंटली एक अंडरलाइंग फियर ऑपरेट करता रहता है। डर ये कि जब तक उसका स्लो काम कंप्लीट होगा तब तक दुनिया का पॉलिटिकल क्लाइमेट और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी होगी कि उसका प्रोजेक्ट आउटडेटेड हो जाएगा। पर लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर। आजकल इंटरनेट की वजह से तो हमारा काम हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है ना? आप डेटा की बात कर रही हैं? हाँ, आई मीन एक बार मैंने ब्लॉग या वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया तो वो क्लाउड पे हमेशा के लिए फ्रीज हो गया। तो फिर लोगों को अपने आइडियाज के एक्सपायर होने का डर क्यों होना चाहिए? देखो, परमानेंस और रेलेवेंस में बहुत बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है। डेटा जरूर हमेशा के लिए क्लाउड पर सेव रह सकता है, पर पब्लिक की अटेंशन का इकोसिस्टम हर कुछ घंटों में बदलता रहता है। आई गेट इट। डेटा परमानेंट है पर अटेंशन एफीमरल है। एग्जैक्टली। रसल ने इस शिफ्टिंग ग्राउंड को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स की हिस्ट्री का एक क्लासिक एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने न्यूटन से आइंस्टाइन के ट्रांजिशन को हाईलाइट किया। कैसे? दोनों में तो सदियों का फर्क था। सदियों तक दुनिया न्यूटन के लॉज ऑफ फिजिक्स को अनशेकेबल ट्रूथ यानी पत्थर की लकीर मानती थी। फिर सडनली आइंस्टाइन आते हैं और रियलिटी को देखने का पूरा फ्रेमवर्क ही अपसाइड डाउन कर देते हैं। वो तो साइंस का सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। आई मीन सब कुछ बदल गया। सही कहा। तो रसल का लॉजिक ये था कि जब फिजिक्स जैसे मैथमेटिकली सॉलिड साइंस के बेसिक रूल्स एक झटके में आउटडेटेड हो सकते हैं, तो फिर फिलॉसफी या कल्चर में कोई इंडिविजुअल कितने कॉन्फिडेंस से कुछ परमानेंट बना सकता है। ये एक बहुत रिवीलिंग पॉइंट है। जब फाउंडेशनल जमीन ही कंटिन्यूअसली अर्थक्वेक की तरह हिल रही हो, तो सोसाइटी उस पर कोई हैवी मजबूत बिल्डिंग बनाने का रिस्क नहीं लेती। बिल्कुल नहीं लेती। वो सिर्फ लाइटवेट पेंट्स लगाते हैं जिन्हें जल्दी पैक किया जा सके। शायद इसीलिए आजकल लोग लॉन्ग टर्म स्लो बर्न क्रिएटिव प्रोजेक्ट से इतना डरते हैं। सबको सिर्फ शॉर्ट टर्म कंटेंट, ट्रेंडिंग ऑडियो क्लिप्स बनाना है। उन्हें लगता है कि लॉन्ग टर्म डीप थिंकिंग का मार्केट ही खत्म हो चुका है। ये बिल्डिंग और टेंट वाली एनालॉजी कंप्लीटली फिट बैठती है यहाँ। तो हम बस प्रेजेंट मोमेंट की अर्जेंसी में जीते हैं। हाँ, जब फ्यूचर वाइडली अनप्रिडिक्टेबल होता है और पिछले साल के आइडियाज रैंडमली कैंसिल या एक्सपायर होते हैं, तो इंसान ऑटोमेटिकली प्रेजेंट की आपाधापी का गुलाम बन जाता है। यही वो मेंटल एपिडेमिक है जहाँ टाइमलेस क्रिएशन का एम्बिशन ही मर चुका है। तो एक प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे आइडियाज जल्दी एक्सपायर हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरा फैक्टर भी है जिसके बिना डीप इंडिपेंडेंट थॉट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और वो फैक्टर क्या है आपके हिसाब से? वो क्रूशल फैक्टर है सॉलिट्यूड, एक अनडिस्टर्ब्ड अकेलापन। और यहाँ ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, लोनलीनेस तो काफी नेगेटिव वर्ड साउंड करता है। लोनलीनेस एक डिप्रेसिंग नेगेटिव इमोशनल स्टेट है, एक फोर्स्ड आइसोलेशन। पर सॉलिट्यूड एक पावरफुल चॉइस है, अपने खुद के थॉट्स के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठे रहने की स्टेट। लेकिन आधुनिक लाइफ ने ह्यूमन एक्सपीरियंस से ये साइलेंस प्रैक्टिकली एलिमिनेट कर दिया है। सही बात है। इस एब्सोल्यूट साइलेंस और फोकस को समझने के लिए बरूच स्पिनोजा की लाइफ का एग्जाम्पल बहुत स्ट्राइकिंग लगता है। वो 17th सेंचुरी के एक रेडिकल फिलोसोफर थे। स्पिनोजा की स्टोरी आइसोलेशन और प्योर फोकस का एक हिस्टोरिकल मास्टर क्लास है।
उनकी एवरीडे रूटीन आज के हाइपर कनेक्टेड लोगों को कंप्लीटली एलियन लग सकती है। एक फिलोसोफर के तौर पर उन्हें ऐसी आमदनी चाहिए थी जिसमें वो आराम से डीप थिंकिंग कर सकें, बिना किसी के अंडर प्रेशर काम किए। तो वो दिन भर अपने कमरे में बैठकर ऑप्टिकल लेंसेज ग्राइंड करते थे। लेंसेज को शेप देना एक बहुत ही स्लो, मेटिकुलस और सॉलिटरी काम था, जिसमें अल्टीमेट फोकस चाहिए था, है ना? बिल्कुल। और सबसे फैसिनेटिंग बात क्या बताएं, जिस टाइम वो ये काम कर रहे थे और दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी लिख रहे थे, उनके आसपास यूरोप में पॉलिटिकल केओस और ब्लडी वॉर्स चल रहे थे। ओ माय गॉड, बाहर लिटरली युद्ध चल रहा था। हाँ, बाहर की दुनिया प्रैक्टिकली जल रही थी, पर स्पिनोजा के कमरे में उनके इंटरनल फोकस की एक इम्पेनेट्रेबल दीवार खड़ी थी। बाहर कितना भी लाउड कैनन फायर हो, उनके दिमाग के अंदर का इकोसिस्टम प्रोटेक्टेड था। अब जरा इस मेंटल फोर्ट्रेस को आज की रियलिटी के साथ कंट्रास्ट करके देखते हैं। आज तो ऐसी बाउंड्री सोचना भी मुश्किल है। आज के एनवायरनमेंट में ऐसी सेफ स्पेस मेंटेन करना वर्चुअली इम्पॉसिबल फील होता है, क्योंकि अगर आज दुनिया के किसी कॉर्नर में वॉर शुरू होती है या दो देशों के बीच ट्रेड वॉर होती है, तो वो खबर आपसे कैजुअली दूर नहीं रहती। वो सीधा पुश नोटिफिकेशंस के थ्रू आपके बेडरूम में घुस आती है। एग्जैक्टली। 24/7 न्यूज साइकिल और सोशल मीडिया ने हमारे माइंड्स का पूरा बॉर्डर कंट्रोल डिस्ट्रॉय कर दिया है। और यहाँ मैकेनिज्म सिर्फ न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने का नहीं है, बल्कि आपको इमोशनली ट्रिगर करने का है। एल्गोरिदम्स डिजाइन इस तरह किए गए हैं कि वो आम इंसान के नर्वस सिस्टम को हाईजैक कर सकें। जब सुबह उठते ही ऐसी कांस्टेंट बम्बार्डमेंट होती है, तो माइंड को उस ग्लोबल ट्रेजेडी को डाइजेस्ट करने का आइसोलेशन वाला टाइम मिलता ही नहीं है। सही कहा। और इसका एक और साइड इफेक्ट है। क्या? आज की कल्चर में इफेक्टिवली साइलेंस को पनिश किया जाता है। अगर दुनिया में कोई कंट्रोवर्सी हो रही है और कोई इंडिविजुअल उस पर इंटरनेट पे इमीडिएटली स्टांस नहीं ले रहा, तो उसको इनसेंसिटिव या इग्नोरेंट लेबल कर दिया जाता है। ओह यस, आई एग्री। ऐसा लगता है कि हम सबको एक कलेक्टिव एंजाइटी का कंपल्सरी मेंबर बना दिया गया है। एक नॉर्मल इंसान को हर छोटी बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज़ पर अपना ओपिनियन ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है। पर लॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि जब आप कंटिन्यूसली रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो आप रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। ये एनालिसिस बहुत शार्प है। फोर्स्ड रिएक्शन इज द एब्सोल्यूट एनिमी ऑफ डीप रिफ्लेक्शन। राइट। आप पॉज ही नहीं ले पाते। जब डिजिटल सिस्टम कॉन्स्टेंटली आपसे नया ओपिनियन डिमांड करता है, तो आपके पास नेचुरली स्लोली लेंस ग्राइंड करने जैसा पेशेंस और मेंटल बैंडविड्थ नहीं बचता। ट्रूथ को धीरे धीरे प्रोसेस करने के बजाय लोग जल्दी से एक मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जस्ट टू सर्वाइव द सोशल प्रेशर, है ना, ताकि बैकलैश से बचे रहें। एग्जैक्टली। ओके, तो पिक्चर काफी क्लियर और डिस्टर्बिंग हो चुकी है। आइडियाज की शेल्फ लाइफ छोटी हो गई है और सॉलिट्यूड को कांस्टेंट ग्लोबल कनेक्टिविटी ने रिप्लेस कर दिया है। पर इस सब शोर के बावजूद इंसान को अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस नेविगेट करने के लिए एक कंपास तो चाहिए होता है। जब इतना केओस हो, तो मॉडर्न ह्यूमन ये डिसाइड कैसे करता है कि रियलिटी क्या है और मॉरली क्या सही है? ये सवाल हमें इस डिस्कशन के सबसे प्रोफाउंड रूट कॉज की तरफ ले जाता है। हिस्ट्री में जब भी वॉर्स या केओस होता था, थिंकर्स और आम सोसाइटी के पास एक इनविजिबल गाइडिंग फोर्स होती थी, जिसे एक मेटाफोरिकल नॉर्थ स्टार कह सकते हैं। आसमान का वो सिंगल तारा जो फिक्स्ड रहता है, बदलता नहीं और भटके हुए लोगों को दिशा दिखाता है। राइट, एक यूनिवर्सल दिशा। और वो नॉर्थ स्टार हिस्ट्री में प्रैक्टिकली क्या था? रिलीजन, गॉड। शुरुआत के हजारों सालों तक हाँ, वो हायर एब्सोल्यूट आइडियल गॉड या रिलीजन ही था। लेकिन टाइम के साथ जब पोस्ट एनलाइटनमेंट एरा में रिलीजियस डॉगमास का इन्फ्लुएंस कम हुआ, तब भी फिलोसोफर्स ने वो दिशा कंप्लीटली लूज नहीं की। तो उन्होंने क्या रिप्लेस किया उसकी जगह? उन्होंने अपना मॉरल फोकस कुछ अल्टीमेट एब्सोल्यूट इंटेलेक्चुअल आइडियल्स पर शिफ्ट कर दिया। वो फाउंडेशनल आइडियल्स थे ट्रूथ यानी एक यूनिवर्सल सच्चाई, गुडनेस यानी ऑब्जेक्टिव अच्छाई, और ब्यूटी यानी यूनिवर्सल सुंदरता। ये एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स थे उनके लिए। हाँ, उनका मानना था कि पॉलिटिक्स या सोसाइटी कितनी भी करप्ट हो जाए, ये एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स हमेशा ऊपर एग्जिस्ट करते हैं और एक थिंकिंग इंडिविजुअल को इनकी तरफ स्ट्राइव करना ही पड़ेगा। ये आइडिया सुनने में तो बहुत ग्रैंड और नोबल लगता है। हाँ। पर इन अल्टीमेट आइडियल्स का एग्जैक्टली हुआ क्या आज? क्योंकि आज के इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप में तो इन टर्म्स को बहुत सब्जेक्टिव और फ्लेक्सिबल माना जाता है। आज का मंत्र तो ये है कि मेरा ट्रूथ और तुम्हारा ट्रूथ अलग हो सकता है। यही वो फेटल फिलोसॉफिकल शिफ्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं।
हाइपर मॉडर्निटी और एक्सट्रीम स्केप्टिसिज्म ने इन सारे एब्सोल्यूट आइडियल्स को डीकंस्ट्रक्ट करके तोड़ दिया। तोड़ दिया कैसे? इंटेलेक्चुअल्स ने आर्ग्यू करना शुरू किया कि यूनिवर्सल ट्रूथ जैसी कोई स्टेबल चीज नहीं होती, सब कुछ सिर्फ डोमिनेंट ग्रुप्स की पावर और उनके नैरेटिव्स का खेल है। गुडनेस को बस बायोलॉजी और सर्वाइवल टूल बताकर छोटा कर दिया गया। और ब्यूटी को? ब्यूटी को सिर्फ सोसाइटी का एक ऑप्रेसिव कल्चरल बायस कहकर डिसमिस कर दिया गया। जब सोसाइटी के दिमाग से इन सारे आसमान वाले बड़े पिलर्स को कंप्लीटली गिरा दिया गया, तो नेचुरली एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। लेट मी लॉजिकली प्रोसेस दिस वैक्यूम। अगर रियलिटी में मेरे पास अपनी वर्थ को मेजर करने के लिए कोई एब्सोल्यूट वर्टिकल यार्डस्टिक नहीं है, मतलब ऊपर देखने पर कोई सुप्रीम ट्रूथ नहीं है, तो मैं ऑटोमेटिकली कंप्लीटली डायरेक्शनलेस हो जाती हूँ। और ह्यूमन साइकोलॉजी एक डायरेक्शनलिस्ट वॉइड में देर तक जिंदा नहीं रह सकती। राइट, वो अर्जेंटली कोई नया आसान एंकर ढूंढने लगती है। और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब ऊपर आसमान में दिशा दिखाने वाला कोई नॉर्थ स्टार नहीं बचता, तो ह्यूमन नेचर क्या करती है? वो लेफ्ट और राइट देखना शुरू करती है, अपने इमीडिएटली आसपास के लोगों की तरफ। वाओ, जब अपर आइडियल डिस्ट्रॉय होता है तो लैटरल कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है, हम आसपास देखने लगते हैं। एग्जैक्टली। और यहां वो चिलिंग कॉन्सेप्ट आता है, रूम फुल ऑफ मिरर्स, यानी एक ऐसा कमरा जो सिर्फ आईनों से भरा हुआ है। ओ, जहां हर कोई बस दूसरे को देख रहा है। हाँ, एक ऐसी आइसोलेटेड जगह जहां सब लोग एक दूसरे का रिफ्लेक्शन देखकर कॉपी कर रहे हैं और अपनी लाइफ की मूवमेंट तय कर रहे हैं। कोई ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, बस एंडलेस बाउंस होती हुई एक दूसरे की वैलिडेशन है। ये तो बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक थॉट है, और डिजिटल एज के एल्गोरिदम ड्रिवन सोशल नेटवर्क्स ने इस रूम ऑफ मिरर्स को लिटरली स्टेरॉइड्स पर डाल दिया है। एकदम पॉइंट पर हैं आप। आज मॉरल कंपस और ट्रूथ का टोटली नया स्टैंडर्ड बन गया है। क्राउड कंसेंसस, लाइक्स, रीट्वीट, सब्सक्राइबर काउंट्स और इमीडिएट पब्लिक अप्रूवल ही नया ट्रूथ और ब्यूटी है। अगर 1 मिलियन लोग ऑनलाइन किसी हाफ बेक्ड आइडिया पर तालियां बजा रहे हैं, तो वो आइडिया ऑटोमेटिकली लेजिट मान लिया जाता है ना, चाहे उसमें कितनी भी शैलो लॉजिकल फैलेसीज क्यों ना हो। एग्जैक्टली। इस डिजिटल मिरर मेज के अंदर फंस जाना बहुत खतरनाक है। क्योंकि जब सोशल वैलिडेशन का डोपामीन, फास्ट इंटरनेट मनी और अटेंशन इकोनॉमी का वायरल फेम एक साथ कंबाइन होते हैं, तो ये कमरा एक इनएस्केपेबल फंदा बन जाता है। लोग अपने थॉट्स पे कंट्रोल खो देते हैं। I mean, जब एक इंडिविजुअल का कोर सेल्फ वर्थ पूरी तरह से इस मैट्रिक पर डिपेंडेंट हो जाए कि पब्लिक उसे आज कितना पसंद कर रही है, तो वो इंसान कभी भी अकेले खड़े होकर एक अनपॉपुलर कड़वा सच बोलने का रिस्क नहीं लेगा। सबकॉन्शियसली वो हमेशा वही एको करेगा जो भीड़ उसे सुनना चाहती है। और यही एग्जैक्ट वजह है कि इंडिपेंडेंट और क्रिटिकल थॉट तेजी से खत्म हो रहा है। हमने स्लो, डीप रूट्स वाली थिंकिंग को डिस्कार्ड कर दिया है, और उसकी जगह हम शैलो और रैपिडली चेंजिंग डिजिटल इल्यूजन्स को इजीली अपना रहे हैं। हाँ? अगर लाइफ और आने वाली जनरेशन्स सिर्फ अल्गोरिथम के आर्टिफिशियल ट्रेंड्स और क्राउड की फिकल अप्रूवल पर बेस्ड होंगी, तो हमारी मॉडर्न सोसाइटी ऐसी कोई रोबस्ट इंटेलेक्चुअल लेगेसी नहीं छोड़ पाएगी जो अगले 500 साल तक टिक सके। हम फिजिकली एडवांस हो रहे हैं, पर मेंटली इवेपोरेट हो रहे हैं। सो वी हैव इफेक्टिवली डायग्नोस्ड द रूट डिजीज। हमारी मॉडर्न वैनिटी, हमारा ये इल्यूजन कि हम स्मार्टफोन पकड़कर सब जानते हैं, उसने हमें एक ऐसे मिरर मेज में परमानेंटली फंसा दिया है जहां हमें लगता तो है कि हम अल्टीमेट फ्री थिंकर्स हैं, पर रियलिटी में हम सिर्फ ब्लाइंड रिफ्लेक्शंस को और सोशल एंजाइटी को चेस कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही स्केरी रियलिटी है। अब सवाल ये उठता है कि इस कलेक्टिव एपिडेमिक का, इस बीमारी का प्रैक्टिकली एंटीडोट क्या है? एक नॉर्मल लाइफ जीने वाला इंसान इस एल्गोरिदम के ट्रैप से बाहर कैसे निकले? देखो, इसका एंटीडोट पेपर पर सुनने में बहुत सिंपल लग सकता है, पर आज की एक्सट्रीमली लाउड दुनिया में उसको फिजिकली प्रैक्टिस करना सबसे हीरोइक और मुश्किल काम है। इस स्टेडी डिक्लाइन का इफेक्टिवली सिर्फ एक ही सॉलिड क्योर है, भीड़ से कंप्लीटली अलग और अकेले खड़े होने का करेज डेवलप करना, अकेलापन वापस लाना। हाँ, हम सबको सोसाइटी के अप्रूवल से डिटैच होकर वो लॉस्ट एशियंट आर्ट ऑफ सॉलिट्यूड वापस रिक्लेम करनी पड़ेगी। द पावर ऑफ इंटेंशनल सॉलिट्यूड, मतलब आज के टाइम में रहकर भी स्पिनोजा की तरह अपने दिमाग का एक इंटरनल सेफ रूम बनाना, है ना? एक प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम जहां बाहर का पॉलिटिकल शोर और ट्रेंडिंग आउटरीच इफेक्ट ना कर सके। बिल्कुल। और इसका प्रैक्टिकलिटी में मतलब ये नहीं है कि आप अपना सब कुछ छोड़कर किसी जंगल में जाकर हर्मिट बन जाएं। राइट, मंक थोड़ी बनना है।
इसका मतलब है अपने माइंड को इस रेजिलियंस के साथ ट्रेन करना कि वो इंटरनेट पर मिलने वाली टेम्पररी अपलॉज और वैलिडेशन को टोटली इग्नोर कर सके। हमको वेरीफाइड फैक्ट्स को, टाइमलेस लॉजिक को और एक्चुअल ट्रूथ को उस सस्ते सोशल मीडिया अप्रूवल से हायरकी में ऊपर रखना सीखना होगा। ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा माइंडसेट में। ह्यूमन माइंड को कोई ऐसी प्रोफाउंड फिलॉसफिकल चीज, कोई ऐसा डीप पर्पस ढूंढना पड़ेगा जिसकी कोर वैल्यू क्राउड के हर घंटे बदलते मूड से डिफाइन नहीं होती। एक अनब्रेकेबल इंटरनल एंकर चाहिए इंस्टेड ऑफ अ लैटरल मिरर। ये डिस्कशन इस डीप डाइव के उस स्टार्टिंग हुक पर एक कंप्लीटली नया लेंस डालती है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो रियल ट्रेजेडी ये नहीं लगती कि मॉडर्न इंसान क्लासिक लिटरेचर या पुराने फिलोसोफर से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो फिर असली ट्रेजेडी क्या है? असली हिडन खतरा तो ये है कि हम अपने खुद के साइलेंट माइंड के साथ अकेले बैठने की फंडामेंटल ताकत को डिस्ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। ये सच है। लोग अकेलेपन से डरते हैं। हम अपनी ही अनफिल्टर्ड थॉट्स और साइलेंस से अग्रेसिवली डरते हैं। जी। इसलिए हम अवॉइड करने के लिए अपने कानों में और आंखों में कॉन्स्टेंटली इंटरनेट का शोर भरते रहते हैं। भीड़ की सस्ती वैलिडिटी से ज्यादा अपने प्योर अनइन्फ्लुएंस्ड लॉजिक और साइलेंस पर भरोसा करना ही आज का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल चैलेंज है। और सच कहूं तो यही आजादी का इकलौता रास्ता है। इस इंटायर एक्सप्लोरेशन ने सच में ह्यूमन बिहेवियर की काफी कॉम्प्लेक्स और अनकंफर्टेबल लेयर्स अनपील किए आज। एक ऐसी सोसाइटी जो डेटा के हिसाब से लगभग हर चीज जानती है पर विजडम के लेवल पर डीपली कुछ नहीं समझती, उस स्पेस में सबसे बड़ा एक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? इट मेक्स वन वंडर। आपको क्या लगता है? एक ऐसी हाइपर कनेक्टेड दुनिया जहां स्क्रीन्स कभी स्विच ऑफ नहीं होती, जहां कलेक्टिव एंजाइटी और नोटिफिकेशंस का ग्लोबल बम्बार्डमेंट एक सिंगल मिनट के लिए भी पॉज नहीं होता, वहां अगर कोई इंसान रैंडमली, इंटेंशनली हर रोज सिर्फ और सिर्फ अपने लिए 10 मिनट की प्योर अनइंटरप्टेड साइलेंस चुरा ले, 10 मिनट जहां कोई स्क्रीन ना हो। एग्जैक्टली जहां आसपास कोई स्क्रीन ना हो, किसी और के ओपिनियन का कोई मेंटल प्रेशर ना हो, तो शायद वही 10 मिनट का एब्सोल्यूट अकेलापन आज की इस कंटिन्यूसली चीखती हुई मॉडर्न दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी इंटेलेक्चुअल रिबेलियन बन सकता है।